हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो हमने अध्याय 1 से लेकर 6 तक संपूर्ण अध्याय की अच्छे से व्याख्या पढ़ ली है, साथ ही उनके पाठगत प्रश्न उत्तर और अभ्यास प्रश्नों को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। तो अध्याय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्लास को पूरी देखें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सामान्य परिचय की। तो अगर हम बात करें सामान्य परिचय की तो संसार के जितने भी जीव है, जितने भी सजीव है, वो सब पर्यावरण में होने वाले जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों के प्रति क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। मतलब पर्यावरण में जैसा परिवर्तन होता है वैसा ही सजीव भी अपने शरीर में क्या करते हैं या अपने शरीर के द्वारा परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। सिंपल उदाहरण की बात करें, जैसे आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो आप उससे बचने के लिए क्या करते हैं? सूती कपड़े पहनते हैं, पंखे, कूलर, एसी का उपयोग करते हैं और ठंडी जगह पर बैठना या रहना पसंद करते हैं ताकि आपको गर्मी का एहसास नहीं हो। वही सर्दियों के मौसम में आप क्या करते हैं? सर्दियों के मौसम में आप गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्म स्थानों पर जाना पसंद करते हैं। मतलब पर्यावरण में जैसा परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार सजीव भी क्या करता है? अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करता है। अब पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन जो हो रहा है और उस परिवर्तन के खिलाफ या उस परिवर्तन के अनुसार सजीव जो भी अनुक्रिया कर रहे हैं उस अनुक्रिया में सजीवों में क्या होती है? एक समुचित गति होती है और उसी समुचित गति के परिणाम स्वरूप वो जीव क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। और कोई भी गति जो उस सजीवों में उत्पन्न हो रही है वो उस घटना पर निर्भर करती है जो उसे क्या करती है? प्रेरित करती है। जो घटना उस सजीव को प्रेरित करेगी उसी घटना के परिणाम स्वरूप क्या होगी? सजीवों में गति होगी। सिंपल उदाहरण बात करो, आप खुले में बैठे हो और हवा बहुत धीरे धीरे चल रही है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप आराम से वहां पर बैठे रहोगे। लेकिन अचानक आप मैदान में बैठे हो और अचानक से बहुत धूल भरी आंधी आ गई है तो क्या आप वहां पर बैठना पसंद करोगे? नहीं करोगे। तो आप में जो गति होगी आप वहां से उठकर ऐसे स्थान पर जाना चाहोगे जहां पर वो हवा या धूल भरी आंधी नहीं आए। मतलब आपने क्या की? गति की है। तो और वो गति आपने किसकी अनुक्रिया में की है? उस धूल भरी आंधी की अनुक्रिया में। मतलब उस गति को कौन प्रेरित कर रहा है? वो घटना प्रेरित कर रही है जिसके कारण आप में वो गति हुई है। जैसे हम सिंपल एक उदाहरण की बात करें, जब भी हम एक गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारा हाथ क्या होता है? जलने लगता है और हम तुरंत ही इसके प्रति क्या करते हैं? इसके प्रति अनुक्रिया करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं और हम हाथ को वहां से हटा लेते हैं। तो ये क्या है? ये उस घटना के प्रति हमारी अनुक्रिया है कि जब हमारे हाथ को जलन या गर्मी महसूस हुई तो हमने अचानक ही उससे अपना हाथ क्या कर लिया? दूर कर लिया। तो हमने क्या समझा कि प्रकृति में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के अनुसार सजीव क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं और उस अनुक्रिया में वो अलग अलग तरह से क्या करते हैं? गति करते हैं। आगे बात करते हैं उद्दीपन कि उद्दीपन क्या होते हैं। तो पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं जिसके अनुरूप सजीव क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। मतलब पर्यावरण में होने वाले वो परिवर्तन जिसके अनुसार सजीव क्या करते हैं? अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं, वो परिवर्तन क्या कहलाते हैं? वो परिवर्तन ही उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे हम चल रहे थे और अचानक हमारे पैरों को कांटा लग गया तो उस कांटा लगने के कारण तुरंत ही हमने वहां से अपना पैर हटा लिया, तो वो क्या है? वो एक उद्दीपन है। ठीक है, अचानक से हमें बहुत तेज ध्वनि सुनाई दे रही है, हम कानों को बंद कर लेंगे। वो क्या है? वो एक प्रकार का उद्दीपन है जिसके अनुरूप, जिसके अनुसार हम क्या कर रहे हैं? कुछ प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जैसे प्रकाश, हम बहुत ही ज्यादा किसी प्रकाश के संपर्क में आ गए, हम तुरंत वहां से दूर हटने की कोशिश करेंगे। ठीक उष्मा, ठीक उसी तरह ठंडक, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श, ये सारी चीजें क्या है? ये वो परिवर्तन है जिसके अनुसार सजीव अनुक्रिया करता है।
तो इस प्रकार के परिवर्तन जिसके अनुसार या अनुरूप सजीव कुछ भी प्रतिक्रिया करता है वो सारे ही परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं। अब बात करें पौधों की और जंतु की, तो पौधे और जंतु अलग अलग तरह से उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। पौधे अलग तरह से अपनी अनुक्रिया करते हैं, वही जंतु भी अलग तरह से किसी भी परिवर्तन के अनुरूप क्या करते हैं? अपनी अनुक्रिया करते हैं। ये तो आप सब जानते होंगे, पौधे अलग चीज है, जंतु अलग चीज है। तो दोनों ही प्रकार के जो जीव है वो अलग अलग तरह से उन परिवर्तनों के अनुसार क्या करते हैं? प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। क्योंकि हमने पादपों में नियंत्रण और समन्वय की बात अध्याय 6 में कर ली थी, तो इस अध्याय में हम बात कर रहे हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, कि जंतुओं में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम है वो कौन करता है। तो जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वय की जो प्रक्रिया है वो तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतकों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतकों के द्वारा ये काम किया जाता है। अब तंत्रिका और पेशीय ऊतकों में भी ये काम कौन करता है? ऐसी क्या चीज होती है जो ये काम करती है? तो तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे, यानी तंत्रिका कोशिकाओं का जो अंतिम सिरे होते हैं वो कुछ विशेष प्रकृति के होते हैं, जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो ही ग्राही कहलाते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के वो विशिष्ट सिरे या वो विशिष्ट अंतिम सिरे जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाते हैं, हमारे शरीर को ये एहसास दिलाते हैं, वो सिरे या वो भाग क्या कहलाते हैं? ग्राही कहलाते हैं, या जिसे इंग्लिश में रिसिप्टर कहा जाता है। ये वो भाग होते हैं जो पर्यावरण से होने वाले या पर्यावरण में होने वाले जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों को प्राप्त करते हैं और उनको हमारे शरीर तक पहुंचाते हैं, उनका हमें एहसास कराते हैं। अब बात करें ग्राही के प्रकार की, कि जो ग्राहिया है वो कितने प्रकार की होती है। तो ग्राहिया कई प्रकार की होती है, जैसे प्रकाश ग्राही। ये किसके लिए है? ये दृष्टि के लिए है, जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। और ये क्या है? हमारी आंख है, वो प्रकाश ग्राही है। ये पर्यावरण में होने वाले जो प्रकाश से रिलेटेड परिवर्तन है उन परिवर्तनों का हमें ज्ञान कराती है। दूसरा है श्रावण ग्राही। तो जो सुनने का काम है उसके लिए हमारे शरीर में जो ग्राही काम करती है वो क्या है? वो कान है। फिर रस संवेदी ग्राही। तो स्वाद के लिए जो ग्राही काम करती है वो कौन है? वो जीभ है, जो हमें स्वाद का ज्ञान कराती है। फिर घ्राण ग्राही, ये हमें सूंघने का ज्ञान कराती है, और उसके लिए कौन सा अंग होता है? नाक होता है। अगला स्पर्श ग्राही, ये हमें किसी वस्तु को स्पर्श करने पर उसके ठंडे या गर्म होने का एहसास कराती है, और वो कौन है? वो है त्वचा है। ये सभी ग्राही हमारे किसमें? ज्ञानेंद्रियों में। किसमें? ज्ञानेंद्रियों में उपस्थित होते हैं। ये सारी ग्राहियां हमारे ज्ञानेंद्रियों में क्या होती है? उपस्थित होती है, जो हमें अलग अलग सूचनाओं या परिवर्तनों का क्या कराती है? ज्ञान कराती है। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले बात कर रहे हैं अब तंत्रिका ऊतक की। तो तंत्रिका ऊतक क्या होते हैं, ये काम क्या करते हैं, इनकी संरचना क्या होती है और इनके काम करने की क्रियाविधि क्या होती है, इन सभी बातों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विशेष रूप से मानव तंत्रिका ऊतक की। किसकी? मानव तंत्रिका ऊतक की। तो मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका मिलकर क्या बनाती है? तंत्रिका तंत्र बनाती है। या हम बात कर ले जंतुओं में तंत्रिका ऊतक की, तो मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिकाएं, ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती है? तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं हैं उन्हें न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है, जो कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी कि तंत्रिका तंत्र की संरचना की दृष्टि से और कार्य की दृष्टि से जो सबसे छोटी कोशिकाएं है उन्हें न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है।
अब जो तंत्रिका कोशिका है वो काम क्या करती है, तो तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के भीतर और बाहर, शरीर के भीतर से और शरीर के बाहर से किसको, उद्दीपनों को ग्रहण करती है और ये उद्दीपन किसके माध्यम से, कुछ विशेष संकेतों के माध्यम से विभिन्न तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए हमारे मस्तिष्क अथवा मेरु रज्जु तक पहुंचते हैं। तंत्रिका कोशिका क्या काम करती है, शरीर के भीतर अथवा बाहर से उद्दीपनों या संकेतों को ग्रहण करती है और ये उद्दीपन कुछ विशेष संकेतों के रूप में या विशेष संकेतों के माध्यम से विभिन्न तंत्रिका कोशिकाओं की कड़ी से होते हुए हमारे मस्तिष्क अथवा मेरु रज्जु तक पहुंचते हैं। फिर इस उद्दीपनों या संकेतों के अनुसार हमारे मस्तिष्क या मेरु रज्जु कुछ आदेश देते हैं और वो आदेश पुनः इसी पाथ से होकर या इसी मार्ग से होकर का वापस उस अंग तक पहुंचते हैं जहां से हमें ये उद्दीपन या संकेत प्राप्त हुए थे और फिर वो अंग उन मस्तिष्क अथवा मेरु रज्जु के द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार क्या करते हैं, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए इसी बात को हम आगे अभी विस्तार से समझेंगे। अब हम बात कर रहे हैं तंत्रिका तंत्र की या तंत्रिका कोशिका की संरचना की। तो तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 3। पहला भाग कोशिका काय या सेल बॉडी, दूसरा या इसी को कह सकते हैं साइटोन, क्या कह सकते हैं, साइटोन। दूसरा है डेंड्रॉन या जिसे ध्रुमाक्ष से कहा जाता है और तीसरा है एक्सॉन जिसे तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा ये एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र है। तो देखें तंत्रिका कोशिकाओं का जो ये सबसे बाहर वाली ये लंबे बाल जैसे प्रवध्र दिख रहे हैं इन्हें डेंड्राइट कहा जाता है। ठीक है, डेंड्राइट के थोड़ा सा आगे वाला भीतरी हिस्सा जहां से डेंड्राइट का निर्माण होता है या अलग होते हैं उसे कहा जाता है डेंड्रॉन। क्या कहा जाता है, डेंड्रॉन। फिर जो आपको ये बीच वाला भाग दिख रहा है इसमें ये वाला भाग केंद्रक है, फिर यहाँ पर कोशिका द्रव्य भरा होता है और बीच में जो छोटे छोटे आपको कण दिख रहे हैं ये निसल कण होते हैं। कौन से कण होते हैं, निसल कण होते हैं। ठीक है, फिर जो ये कोशिका काय है ये कोशिका काय केंद्रक और कोशिका द्रव्य से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बना होता है, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और साथ ही इसमें डेंड्रॉन भी शामिल होता है। इन तीनों के मिलने से किसका निर्माण होता है, कोशिका काय का। या आप कह सकते हो कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य के मिलने से किसका निर्माण होता है, कोशिका काय या साइटोन का निर्माण होता है। कोशिका काय का जो अगला भाग है वो क्या कहलाता है, एक्सॉन। क्या कहलाता है, एक्सॉन। और फिर एक्सॉन के बीच जो ये कड़ी नुमा संरचना है इसे माइलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइलिन कहा जाता है। फिर इसके जो अंतिम सिरे आपको दिख रहे हैं ये अंतिम सिरे क्या कहलाते हैं, यहाँ पर अंतिम सिरों पर सिनेप्टिक पुटिकाएं और सिनेप्टिक नोब्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सिनेप्टिक पुटिकाएं और सिनेप्टिक नोब पाए जाते हैं। चलिए अब हम इनको बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं कोशिका काय या साइटोन। तो कोशिका क्या क्या होता है, कोशिका जैसी संरचना होती है जिसमें क्या शामिल होते हैं, जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक जैसा आपको चित्र में अभी दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा कोशिका काय, तो इसमें क्या शामिल है, इसमें केंद्रक शामिल है और क्या शामिल है, कोशिका द्रव्य शामिल है। तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के मिलने से किसका निर्माण होता है, साइटोन या कोशिका काय का निर्माण होता है। ये काम क्या करता है, तो ये संवेग जो कि डेंड्रॉन से इसको संवेग या आवेग के रूप में जो संकेत प्राप्त होते हैं उनको विद्युत आवेग के रूप में बदलने का काम करता है। यानी डेंड्रॉन से जो संकेत रासायनिक संकेत के रूप में प्राप्त होते हैं उन रासायनिक संकेतों को विद्युत आवेग में या विद्युत रासायनिक संकेतों में बदलने का काम किसका होता है, साइटोन का होता है। दूसरा अंग है ध्रुमाक्ष या डेंड्रॉन। ये कोशिका काय से निकले छोटे बाल नुमा तंतु होते हैं। क्या होते हैं, कोशिका काय से बाहर की ओर निकले छोटे बाल जैसे तंतु होते हैं जो किसकी, कोशिका काय की शाखाओं के तौर पर पाए जाते हैं। किसकी, कोशिका काय की शाखाओं के तौर पर पाए जाते हैं। ये काम क्या करते हैं, तो ये उद्दीपनों को अंग से कोशिका काय की ओर भेजते भी है
और कोशिका काय से अंगों की ओर वापस अनुक्रिया या प्रतिक्रिया को पहुंचाते भी है। यानी कि ये विभिन्न अंगों से प्राप्त होने वाले संकेतों को डेंड्रॉन क्या करते हैं, कोशिका काय की ओर भी भेजते हैं, और जब मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु के द्वारा प्रतिक्रिया दी जाती है तो उस प्रतिक्रिया को फिर से कोशिका काय से अंगों तक पहुंचाने का काम भी ये करते हैं। ठीक है। फिर अगला अंग तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन। जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा तो पतले धागे जैसी संरचनाएं जो एक सिरे पर साइटोन से जुड़ी होती है और दूसरे सिरे पर संवेगी अंग से जुड़ी होती है। ये जो साइटोन वाला भाग है ये देखो यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है, कोशिका काय या साइटोन से, जबकि जो दूसरा भाग है वो यहाँ पर किसी संवेगी अंग से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, किसी संवेगी अंग से जुड़ा होगा। अब एक्सॉन का काम क्या होता है, तो एक्सॉन के माध्यम से जो संकेत है वो कहाँ निकलते हैं, न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये तो न्यूरॉन का अंतिम भाग हो गया। अब ये अंतिम भाग किससे जुड़ा होगा, किसी अंग से जुड़ा होगा। तो जो संकेत है वो इसी एक्सॉन के माध्यम से न्यूरॉन से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। एक न्यूरॉन का जो डेंड्रॉन है, एक न्यूरॉन के डेंड्रॉन से दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन से मिलने वाले स्थान को संधि स्थल या सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संधि स्थल या सिनेप्स। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो एक्सॉन का सिरा खत्म हो रहा है वहां से दूसरी तंत्रिका अगर शुरू हो रही है तो दूसरी तंत्रिका का कौन सा अंग होगा, डेंड्रॉन। तो पहली तंत्रिका कोशिका का जो न्यूरॉन का हिस्सा है उस न्यूरॉन के डेंड्रॉन से दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन, भाई इसका क्या, जैसे ये एक्सॉन है तो दूसरी तंत्रिका कोशिका का यहाँ पर क्या होगा, डेंड्रॉन वाला हिस्सा। तो इन दोनों के स्थान जहाँ पर ये दोनों आपस में मिलते हैं उस मिलने वाले खाली स्थान को संधि स्थल या सिनेप्स कहा जाता है। अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है और इसी रिक्त स्थान को सिनेप्स या सिनेप्स दरार या सिनेप्टिक दरार कहा जाता है। यानी दो तंत्रिका कोशिकाएं जहां पर आपस में एक दूसरे से जुड़ती है उन दोनों के बीच का जो रिक्त स्थान है उसे ही सिनेप्स या क्या कहा जाता है, सिनेप्टिक दरार कहा जाता है। चलिए इसको हम अब आगे और समझेंगे। तो हमने अभी तक क्या चर्चा की, हमने एक्सॉन, डेंड्रॉन और साइटोन को पढ़ा है। अब इसी के अंतर्गत हम एक्सॉन के अंदर और आगे बढ़ते हैं। तो एक्सॉन की प्रत्येक शाखा एक स्थूल संरचना का निर्माण करती है। किसकी, स्थूल संरचना। स्थूल का मतलब है कुछ इस तरह की जो आपको संरचना दिख रही है गांठ नुमा, जो यहाँ पर शाखाओं के रूप में होती है और यहाँ पर जाकर कुछ गांठ नुमा संरचना बनाती है, इसे ही कहा जाता है स्थूल संरचना। इसी स्थूल संरचना को कहा जाता है सिनेप्टिक नोब। क्या कहा जाता है, सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। अब इस सिनेप्टिक नोब में क्या पाई जाती है, सिनेप्टिक पुटिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सिनेप्टिक पुटिकाएं। मतलब इस स्थूल संरचना जो गांठ नुमा संरचना है इनमें भी छोटी छोटी पुटिका यानी कि भाग पाए जाते हैं। और इन पुटिकाओं में क्या पाया जाता है, तो इन पुटिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक पदार्थ पाया जाता है। इन पुटिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। इसका काम क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ शिथिल आवेगों को शक्तिशाली बनाने का काम करता है। यानी एक तंत्रिका कोशिका से आने वाले संकेत वो अगर थोड़े कमजोर हो गए हैं या शिथिल हो गए हैं, धीरे पड़ गए हैं, तो उनको शक्तिशाली बना के पुनः आगे भेजने का काम किसका है, न्यूरोट्रांसमीटर का है, जो तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी उन आवेगों को क्या करने में, मजबूत बनाने में या उन्हें शक्तिशाली बनाने में। यानी अगर उन आवेगों या संकेतों की प्रबलता कम हुई है तो उन्हें प्रबल बनाने का काम न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर दो चित्र बने हुए हैं। जैसे ये पहली तंत्रिका तंत्र का चित्र है और ये दूसरी का, ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जहां पर पहली तंत्रिका तंत्र का एक्सॉन और दूसरी तंत्रिका तंत्र का डेंड्रॉन, ये दोनों हिस्से आपस में जुड़ते हैं, उसे कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहा जाता है, इस दोनों खाली स्थान को जहां पर ये दोनों तंत्रिका कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ती है, इसे कहा जाता है सिनेप्स। और यहाँ पर क्या भरा होता है, तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर नामक का पदार्थ भरा होता है, जो कि शिथिल या कम प्रबल संकेतों या आवेगों को प्रबल बना के पुनः आगे भेजने का काम करता है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचरण, मतलब तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली।
कि ये काम कैसे करती है तंत्रिका कोशिकाएं। तो देखें, कई तंत्रिकाएं मिलके एक कड़ी नुमा संरचना का निर्माण करती है जो शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु से जोड़ती है। मतलब क्या हुआ कि कई सारी तंत्रिकाएं कोशिकाएं ऐसे कड़ी के रूप में जुड़कर विभिन्न अंगों को, ये अगर अंग है इधर, तो इन अंगों को मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करती है। कई सारी तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलके एक कड़ी नुमा, एक चैन जैसी संरचना बनाती है और वो संरचना अंगों से लेकर मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक फैली होती है। ठीक है, सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है, ये सारी सूचनाएं कहां से प्राप्त होती है? तो ये सारी सूचनाएं डेंड्राइड या जिसे द्रुमाकृत सिरा कहा जाता है, इस डेंड्राइड से प्राप्त की जाती है। कहां से ग्रहण की जाती है? डेंड्राइड के माध्यम से ग्रहण की जाती है। फिर ये जो डेंड्राइड है, ये डेंड्राइड, इस डेंड्राइड के अंदर क्या होगा? तो कुछ रासायनिक क्रिया होगी और इन रासायनिक क्रिया द्वारा ये क्या करेगा? कुछ विद्युत आवेग पैदा करेगा। क्या करेगा? विद्युत आवेग पैदा करेगा। मतलब इन रासायनिक संकेतों को विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में बदला जाता है या विद्युत आवेगों के रूप में बदला जाता है। फिर यहां से संकेत जो आए थे, रासायनिक संकेत, वो विद्युत आवेग के रूप में परिवर्तित हो गए। फिर ये आवेग इस डेंड्रॉन के द्वारा, किसके द्वारा? डेंड्रॉन के द्वारा कहाँ पहुंचाए जाते हैं? कोशिका काय तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले संकेत डेंड्राइड के पास आएंगे जो कि रासायनिक संकेतों को विद्युत आवेग में बदलेगा। फिर इन विद्युत आवेगों को डेंड्रॉन के द्वारा कहाँ भेजा जाएगा? कोशिका काय तक भेजा जाएगा। और फिर ये कोशिका काय से एक्सॉन से होते हुए इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक्सॉन से होते हुए ये फिर इसके अंतिम सिरे तक बारी बारी से ये क्रम आगे चलता रहेगा और इस प्रकार सभी तंत्रिकाएं मिलकर संदेशों का प्रवाह अंतिम रूप से मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तो कर देगी। ठीक है, पहला काम। अब क्या होगा? अब एक्सॉन का जब अंत होगा, यहां पर एक्सॉन का यहां पर समझ लीजिए अंत हो रहा है, तो विद्युत आवेग, जो विद्युत रासायनिक संकेत यहां पर प्रवाहित हो रहे थे, इन विद्युत आवेगों को फिर से किसमें बदला जाता है? रासायनिक संकेतों में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? फिर से रासायनिक संकेतों में बदला जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये इसको जो अंतिम सिरा है वो दूसरी तंत्रिका तंत्र के डेंड्राइड से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? डेंड्राइड से जुड़ा होगा। और डेंड्राइड जो संकेत है वो रासायनिक संकेतों के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब जो ये रासायनिक संकेत है जब उस रिक्त स्थान या सिनेप्स तक पहुंच जाते हैं, जब उस रिक्त स्थान या सिनेप्स तक पहुंच जाते हैं, तो फिर सिनेप्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर नाम का पदार्थ होता है, वो पदार्थ अगर किसी संकेत की जो प्रबलता है या क्षमता है उसमें कमी आई है तो उसे प्रबल बना के आगे भेजने का काम कर देगा। ठीक है, और यही प्रक्रिया अंत तक मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक चलती रहती है। ठीक है, यानी कई तंत्रिकाएं कोशिकाएं आपस में एक कड़ी नुमा संरचना में मिलकर अंग से लेकर मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक जुड़ी होती है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने दो चित्र बनाए हैं और आपको मैं पूरा चित्र के जरिए अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। समझ लीजिए, यहाँ पर कोई भी अंग था और हमें अंग से क्या प्राप्त हुए? उद्दीपन, यानी कि कुछ भी संकेत प्राप्त हुए। ठीक है, अब समझ लीजिए ये हमारा अंग क्या है? त्वचा है या कोई और भी है। यहाँ से हमें क्या हुए? संकेत या उद्दीपन प्राप्त हुए हमारे, समझ लीजिए, त्वचा को। ठीक है, जैसे हमारी त्वचा पे कांटा लग गया, सिंपल सा उदाहरण है। ठीक है, तो जैसे ही कांटा लगा हमारे शरीर में या हमारी त्वचा को कुछ उद्दीपन या संकेत मिल गए और जैसे ही कांटा लगा होगा हमने त्वचा को तुरंत दूर हटा लिया होगा। तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि हमें बाह्य पर्यावरण से रासायनिक संकेतों के रूप में क्या मिल रहे हैं? कुछ संकेत मिल रहे हैं जो हमारे अंग तक पहुंच रहे हैं। अब अंगों से क्या जुड़ी होगी? अंगों से तंत्रिका कोशिकाएं आपस में कड़ी के रूप में जुड़ी होगी। ठीक है, कहाँ तक? मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक। अब इस अंग से कौन सा भाग जुड़ा होगा? तो अंगों से डेंड्राइड जुड़ा होगा। कौन सा भाग जुड़ा होगा? डेंड्राइड। अब डेंड्राइड क्या करेगा? डेंड्राइड संकेतों को रासायनिक संकेत के रूप में प्राप्त करेगा। अंगों से जो संकेत है, उद्दीपन है, उनको रासायनिक संकेतों के रूप में प्राप्त करेगा। फिर उन संकेतों को किसमें बदलेगा? विद्युत आवेग के रूप में या विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में बदलने का काम करेगा।
कहाँ पहुंचाएगा, आगे पहुंचाएगा डेंड्रॉन तक। कहाँ पहुंचाएगा, डेंड्रॉन तक। डेंड्रॉन क्या करेगा, डेंड्रॉन उन विद्युत आवेगों को कहाँ पहुंचाएगा, कोशिका का या साइट्रॉन तक। मतलब यहाँ से जो सिग्नल या जो संकेत प्राप्त हुए थे वो यहाँ पर आ गए डेंड्रॉन तक। डेंड्रॉन के आने के बाद डेंड्रॉन के द्वारा ये कहाँ पहुंचाए गए, इस कोशिका काय के हिस्से में। ठीक है, अब कोशिका काय क्या करेगा, इन रासायनिक संकेतों को या कोशिका काय का जो अंतिम सिरा होता है यहाँ से क्या जुड़ा होता है, एक्सॉन। ये इन विद्युत रासायनिक संकेतों को कहाँ भेजेगा, एक्सॉन के पास। कहाँ भेजेगा, एक्सॉन के पास। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक्सॉन भूल गया। ठीक है, कोशिका काय, फिर यहाँ पर क्या आएगा, एक्सॉन। यहाँ पर क्या आएगा, एक्सॉन। अब एक्सॉन के अंतिम सिरे पर ये जो विद्युत आवेग है या जो विद्युत रासायनिक संकेत थे उन्हें फिर से किसमें बदला जाएगा, उन्हें फिर से रासायनिक संकेत में बदला जाएगा। किसमें बदला जाएगा, रासायनिक संकेत में बदला जाएगा। ठीक है, अब रासायनिक संकेत में बदल दिया, अब तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का खाली स्थान होगा, सिनेप्स होगा, और सिनेप्स में क्या भरा होगा, न्यूरोट्रांसमीटर नामक का पदार्थ। तो जब सिग्नल या संकेत यहाँ से सिनेप्स में पहुंच जाते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर उसकी प्रबलता को बढ़ाता है, और प्रबलता को बढ़ा के ये आगे उसको क्या करेगा, रासायनिक संकेत के रूप में स्थानांतरित कर देगा। अब रासायनिक संकेत के रूप में फिर से जो संकेत है, जो उद्दीपन है, वो कहाँ जाएंगे, डेंड्राइट के पास। डेंड्राइट उन संकेतों को फिर से क्या करेगा, उन संकेतों को फिर से किसके पास भेजेगा, डेंड्राइट के पास। और डेंड्रॉन उनको फिर से कोशिका काय के पास, फिर कोशिका काय एक्सॉन के पास, और इसी तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है। और अंत में सिग्नल को कहाँ भेज दिया जाता है, मस्तिष्क अथवा मेरु रज्जु के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, यानी अंगों से लेके हमारे मस्तिष्क तक ये सूचना पहुंच गई। अंग की जो सूचना थी वो इस पास से होके तंत्रिका कोशिकाओं के इस कड़ी नुमा संरचना से होते हुए कहाँ पहुंच गई, हमारे मस्तिष्क अथवा मेरु रज्जु तक पहुंच गई। अब मस्तिष्क क्या करेगा, उस जैसी अनुक्रिया उस सजीव ने की है उसके अनुसार वो क्या करेगा, प्रतिक्रिया यानी आदेश देगा। जैसे हमको कांटा लगा है तो मस्तिष्क तुरंत आदेश देगा कि आप वहां से अपने शरीर का जो भी अंग जहां पर आपको कांटा लगा है, जैसे पैर में लगा है, तो आप तुरंत ही हटा लें। तो मस्तिष्क या मेरु रज्जु से जो प्राप्त आदेश हैं वो आदेश फिर से इसी मार्ग से होते हुए कहाँ तक पहुंचते हैं, उसी अंग तक पहुंचते हैं जहां से हमें ये आदेश उद्दीपन के रूप में प्राप्त हुए थे। ठीक है, और जैसा मस्तिष्क या मेरु रज्जु आदेश देगा उसके अनुसार हमारा शरीर क्या करेगा, प्रतिक्रिया दर्शाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया तंत्रिका तंत्र के माध्यम से चलती रहती है, और जो उद्दीपन है या जो किसी भी प्रकार के पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन है, उन परिवर्तनों के अनुरूप जो भी मस्तिष्क को मेरु रज्जु आदेश देता है उसके अनुसार हमारा शरीर कार्य करता है। और इस प्रकार तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जंतुओं में नियंत्रण या समन्वय का कार्य होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में हमने जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वय की बात की है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दें।